Students, today we are discussing previous year's question of solid state lesson first. लेसन फर्स्ट में प्रीवियस ईयर्स में 2012 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ईयर वाइज जो है आपके सामने अवेलेबल हैं। वन बाय वन हम उनको सारे जो आंसर है वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम 2012, बोर्ड एग्ज़ाम 2012, बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में जो क्वेश्चन थे, राइट डाउन द पैकिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पैकिंग एफिशिएंसी इस चैप्टर के अंदर आपने कैलकुलेट करी हुई है पूरी। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, 52.4%। बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी 68%, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74%। तो हमारे से जो क्वेश्चन पुट किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68%। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर को। एफसीसी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये अपने क्लोज पैकिंग में पढ़ा था सीसीपी। सीसीपी क्लोज पैकिंग के जब हम लोग सीसीपी क्लोज पैकिंग करते हैं तो जिस यूनिट सेल की फॉर्मेशन होती है दैट यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 74%। अब अपने से और क्या पूछ रहे थे? देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्लियर कर दी दोनों की, बॉडी सेंटर्ड की भी, फेस सेंटर्ड की भी। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? नेबरिंग एटम, जितने कोई भी एटम है, कोई भी आयन है, जितने अदर एटम से सराउंडेड होता है, अदर आयन से सराउंडेड होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोई भी नियरेस्ट कोई भी एटम नियरेस्ट जितने भी एटम से सराउंडेड होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। क्लियर करें हाउ? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, यूनिट सेल अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यूनिट सेल की, तो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं पार्टिकल? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ कहाँ अरेंज रहते हैं? कॉर्नर और सेल के सेंटर पे। कॉर्नर और सेल के सेंटर पर, कॉर्नर और सेल के सेंटर पर। तो कॉर्नर पर अगर हम पार्टिकल लगाते हैं बॉडी सेंटर्ड में, तो ये कॉर्नर पर पार्टिकल हो गए, कॉर्नर पर पार्टिकल आ गए। और पार्टिकल है बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, तो आप देखो जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल पड़ा है, 4 पार्टिकल उसके अपर साइड में, जो 4 अपर वाले कॉर्नर है ना, तो 4 तो वो अपर साइड से सराउंड है अपर पार्टिकल से, और 4 पार्टिकल ही वो लोअर साइड से सराउंड है। क्लियर? 4 पार्टिकल तो उसके अपर साइड में है और 4 पार्टिकल उसके लोअर साइड में है। तो बॉडी सेंटर्ड वाला जो पार्टिकल है बॉडी के बिल्कुल सेंटर में अवेलेबल है, वो कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? 8 पार्टिकल से सराउंडेड है। दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 8। क्लियर? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 8 है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, कितना होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है फेस सेंटर्ड का क्यूबिक क्लोज पैकिंग का वो 12 होता है। हाउ? 6 पार्टिकल से तो वो अपने ही लेयर के 6 पार्टिकल से सराउंडेड होता है। डायग्राम अपने ड्रॉ किया था इसका, मॉडल स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरी सीन की थी इसकी, भाई मॉडल स्ट्रक्चर इसकी ये है। तो इस तरह से एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी थी अपने पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अपर साइड से कितने पार्टिकल इसमें हमने फिल अरेंज कर सकते हैं? अपर साइड से कितने पार्टिकल अरेंज कर सकते हैं? 3 पार्टिकल तो अपर साइड से
और 3 पार्टिकल लोअर साइड से। ये ए लेयर थी, ये बी लेयर थी, ये सी लेयर थी। एबीसी 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 अरेंजमेंट जो होती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, एबीसी एबीसी एबीसी। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, सेंटर वाले पार्टिकल का, सेंटर वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो अपनी लेयर के कितने पार्टिकल से सराउंडेड है ये? 6। 6। अपनी लेयर के 6, 1 2 3 4 5 6। और अपर साइड से इसमें कितने पार्टिकल यहाँ अरेंज हो सकते हैं? 3। तो 3 अपर साइड से आगे और 3 पार्टिकल ही लोअर साइड से आ जाएंगे इसमें, है ना। 3 पार्टिकल ही लोअर साइड से आ जाएंगे। तो 3 पार्टिकल अपर साइड से आगे, 3 पार्टिकल लोअर साइड से आगे, और 6 पार्टिकल अपनी लेयर के हैं इसके। तो 6 पार्टिकल तो खुद की लेयर के हो गए, 3 पार्टिकल अपर साइड से, 3 पार्टिकल लोअर साइड से। देन टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितने पार्टिकल से ये सराउंडेड है? 12 पार्टिकल से सराउंडेड है। दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आंसर आ गया आपके पास। पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर की 68, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी 74 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड? ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? वाई डज ग्लास नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड? सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं? क्योंकि ग्लास कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस? एमोर्फस। एमोर्फस। तो ग्लास इज एन एमोर्फस सॉलिड which has not a definite arrangement of particles. Of particles like liquid. तो लिक्विड में जिस तरह पार्टिकल की कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती, ऐसे ही ग्लास में भी पार्टिकल की कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती। तो जब हम लोग लिक्विड को सुपर कूल्ड कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लास जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर लिक्विड जैसी है, और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा अगर कर देंगे, सुपर कूल्ड कर देंगे, तो ये सॉलिड बन गया। तो इसलिए ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, विच हैज़ नॉट ए डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड। दैट्स वाई द ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब 2013 के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे, देखना आपको। पोलर मोलिकुलर सॉलिड अपने को सेलेक्ट करने हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड सेलेक्ट करने हैं। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड अगर आपको क्लियर है नॉन पोलर क्या होते हैं, तो आप पोलर अपने आप सेलेक्ट कर देंगे। नॉन पोलर कैसे सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर्ट गैसेज, ऑल इनर्ट गैसेज आर नॉन पोलर, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये नॉन पोलर है। इनर्ट गैसेज जितनी भी है। सेकंड, होमो डाई एटोमिक मोलिक्यूल, होमो डाई एटोमिक मतलब जो दो एटम से बना है। होमो का मतलब दोनों एटम सेम है, तो वो नॉन पोलर होता है। दैट इज हाइड्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नॉन पोलर है। होमो डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स जिसमें दोनों एटम सेम है, वो नॉन पोलर होते हैं। थर्ड, पॉली एटोमिक मोलिक्यूल, पॉली एटोमिक मोलिक्यूल कौन से? विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर। और सेंट्रल एटम से जो एटम उससे जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से, वो सेम होने चाहिए, है ना। सेंट्रल एटम जो बॉन्ड बनाएगा वो सेम एटम होने चाहिए सारे।
सेम एटम होने चाहिए, और सेंट्रल एटम जो है इसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, नो लोन पेयर, लाइक CCl4। CCl4, अब देखो CCl4 क्या है, सी के साथ जितने भी एटम जुड़े हैं वो सारे क्या हैं, सेम है या नहीं है। देखो सेंट्रल एटम सी है ना, सेंट्रल एटम सी है, तो सी से जो एटम जुड़े हैं वो सारे सिमिलर हैं या नहीं है, सारे Cl जुड़े हैं ना, Cl 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 Cl। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, आउटर शेल में, आउटर शेल में 4, 4। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट हो गए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, सही है। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए हैं, तो कोई लोन पेयर बचा क्या, नो सर। कोई लोन पेयर इसके पास नहीं रहा। अब आप देख लो, एटम भी सेम है सेंट्रल एटम से जो जुड़े हैं, और लोन पेयर भी नहीं है, तो ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आ गया, ये नॉन पोलर की कैटेगरी में चला गया। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो पोलर हो जाएगा, एटम चाहे सेम हो, लोन पेयर आ गया तो पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो एटम भी सेम हो और लोन पेयर भी ना हो तो नॉन पोलर होगा। होमो डाई एटॉमिक नॉन पोलर होते हैं और इनर्ट गैसेज नॉन पोलर होती है। अब अपने सेलेक्ट कर लेंगे। देखो फर्स्ट कहता है सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, 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 तो ये SO2 बना ली अपने। वैसे एंगुलर शेप होती है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, पर इतना अपने को उसमें जो है थिंकिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। सल्फर एटॉमिक नंबर क्या है सल्फर का, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, 16। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर शेल में, सल्फर के आउटर शेल में, फर्स्ट शेल में आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सेकंड में 8 फिल करते हैं, देन 2 and 8 10, और थर्ड शेल में आ जाएंगे 6, थर्ड शेल में 6 आ जाएंगे। अब सल्फर के बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए, 4, 4, 1 2 3 4। आउटर शेल में 6 थे, 6 में से 4 बॉन्ड पार्टिसिपेशन में चले गए, तो 2 रिमेनिंग रह गए, यानी लोन पेयर अवेलेबल है। लोन पेयर अवेलेबल है तो पोलर होगा नॉन पोलर, पोलर। पोलर। तो सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोलर है, तो आप ऐसे लिखें यहाँ पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, आगे इक्वल टू करके सारे लिखते जाएंगे ना। तो SO2 पोलर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड सॉलिड अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या बताओ, अमोनिया का NH3, NH3, NH3। अब N के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहीं पता लग जाना चाहिए आपको। N के पास आउटर शेल में 5, 5, और NH3 में अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3 है। अब N के पास आउटर शेल में 5 होते हैं, बॉन्ड पार्टिसिपेशन में कितने गए, 3, 3 गए, तो यानी लोन पेयर रिमेनिंग रह गया, लोन पेयर रिमेनिंग रह गया, तो कैसा हो गया, ये पोलर हो गया, तो अमोनिया पोलर है। आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन होता है I2, I2 यानी होमो डाई एटॉमिक, तो होमो डाई एटॉमिक कैसा होता है, होमो डाई एटॉमिक पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर की कैटेगरी में जाएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये एग्जाम में आ गया, वैसे ग्रेफाइट इस एग्जाम में यहाँ पोलर और नॉन पोलर में नहीं आना चाहिए। ग्रेफाइट जो है एक नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क कैटेगरी का है ग्रेफाइट, पर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग पूरा क्लियर कर दें, ग्रेफाइट इज ए नेटवर्क सॉलिड, ग्रेफाइट इज ए नेटवर्क सॉलिड। नीचे नोट लगा के अलग से लिख दें ना, ताकि क्लियर हो कि आपको ध्यान है कि ग्रेफाइट कौन सा है। भाई पोलर ही सिलेक्ट करने तो ग्रेफाइट इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड है। नेक्स्ट आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CCl4 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कौन सा है, पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो इस बेसिस पे ओनली SO2 एंड अमोनिया आर पोलर मोलिकुलर सॉलिड, SO2 एंड अमोनिया जो है पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। क्लियर, तो एकदम आपने पूरा उसको पिक्चर बनाकर, पूरी लोन पेयर है नहीं है, सेम एटम है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, होमो डाई एटॉमिक है, इनर्ट गैसेज है, तो वो आपने उसी हिसाब से अरेंज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस
ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेस पे हमने इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को क्लियर कर रहे हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर पुअर नॉन कंडक्ट, कंडक्टर। नॉन कंडक्टर है ना, नॉन कंडक्टर, बिल्कुल नॉन कंडक्टर बोलेंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज, कितनी होती है इसकी? नॉन कंडक्टर है, वैल्यू कितनी होती है कंडक्टिविटी की? 10 रेज टू पावर -22, 10 रेज टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10 रेज टू पावर -22, 10 रेज टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमी इनवर्स, सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर पुअर कंडक्ट या कंडक्टिविटी, डायरेक्ट क्लियर कर दे, कंडक्टिविटी is less than conductor and more than insulator. तो semiconductor is the are the substances which has conductivity is less than conductor and more than insulator। और conductivity की वैल्यू क्या रहती है? इसकी conductivity की वैल्यू 10 raised to power -6 to 10 raised to power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है ना? ये लर्न है या नहीं? ये वैल्यू लर्न है क्या आपको, या डाउट है? यस सर। लर्न है। सर NH3 हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हाइड्रोजन नहीं बॉन्डेड, होता? हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड गिवन नहीं है तो पोलर में इसको लाएंगे NH3 को। NH3 अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड गिवन नहीं है देन पोलर सॉलिड में लाएंगे इसको, क्योंकि लोन पेयर कंटेन करता है ना। तो इंसुलेटर तीन टाइप के हमारे पास हैं कंडक्शन के बेस पे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बेस पे। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 रेज टू पावर 4 टू 10 रेज टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इंसुलेटर होता है 10 रेज टू पावर -22, 10 रेज टू पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और सेमी कंडक्टर जो होता है 10 रेज टू पावर -6 टू 10 रेज टू पावर 4। तो ये वैल्यू रहती है, ये कंडक्टिविटी वैल्यू आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिस्टम दिया था कि इंडिया जो है 1947 में जो है फ्रीडम मिली थी इंडिया को, तो ये 4-7 डिजिट जो है कंडक्टर की है, 4 एंड 7, 4 एंड 7, तो ये 4 एंड 7। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है 1964 में डेथ हुई थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, 1964 में डेथ हुई थी इनकी। तो नेक्स्ट डिजिट आपको 64 जो है वो सेमीकंडक्टर में मिलेगी। सेमीकंडक्टर में 6 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, ठीक है। और इसका मैंने आपको कहा था इंसुलेटर 2010 लर्न कर ले, 2010 यानी 20 और 10, 20 और 10, क्योंकि धीरे धीरे करप्शन जो है इंक्रीज होता गया तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ गए हम लोग। तो 2010 पर कंडक्शन जो है वो बहुत कम हो गया, यानी करप्शन बहुत बढ़ गया। तो 2010 ये आपका इंसुलेटर का लर्न हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट चलें, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फॉर्मूला क्या रहेगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का प्रिमिटिव की? प्रिमिटिव यूनिट सेल, कितने पार्टिकल होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1। देन परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। और पार्टिकल्स जो है वो हमने स्फीयर माना है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो यूनिट सेल की एज लेंथ माननी है वो स्मॉल ए माननी है। और यूनिट सेल जो है क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल है ये। और क्यूबिक
का जो फॉर्मूला बनेगा वो एज लेंथ की क्यूब यानी ए क्यूब इंटू 100, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर में रिलेशन अपने को क्लियर करना है। क्या रिलेशन होता है प्रिमिटिव के लिए ए एंड आर में? ए इक्वल टू 2r, 2r, ए इक्वल टू 2r। हाउ? प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पर अवेलेबल होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर पर अवेलेबल होते हैं। तो एज लेंथ क्या है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस है ये एज लेंथ है, स्मॉल है। अब पार्टिकल कहाँ है? ओनली कॉर्नर्स पर। तो एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, ये 2 पार्टिकल हो गए। और पार्टिकल को जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर मानी हुई है, ये स्मॉल आर है। तो अब क्लियर कर लो, यहाँ से यहाँ तक 2r आ गया, तो a इक्वल टू 2r, a इक्वल टू 2r। देन a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a क्यूब है, a क्यूब है तो a की वैल्यू 2r है, तो 2r क्यूब यानी 2r इंटू 2r इंटू 2r। और पाई की भी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आप लोग लर्न करके जाना इक्वल टू 52.4%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कंपेयर शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? बोथ टाइप के जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टल से रिमूव हो जाते हैं। और फ्रैंकल में क्या होता है? फ्रैंकल में इसमें तो बोथ आयंस जो होंगे वो क्रिस्टल से रिमूव हो जाएंगे। और फ्रैंकल में क्या होगा? कैटायन शिफ्ट हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर कैटायन शिफ्ट हो जाता है। इसमें बोथ टाइप के आयंस जो है क्रिस्टल से रिमूव हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया इसमें? टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, क्योंकि वो लेफ्ट हो चुके हैं तो डिक्रीज हो गया टोटल नंबर ऑफ आयंस। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हुआ? रिमेन सेम, टोटल नंबर ऑफ आयंस कोई चेंज नहीं आया। जब टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? कॉमन सी बात है, टोटल नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गया तो मास भी डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई। और यहाँ जब टोटल नंबर ऑफ आयन सेम रहा तो इट मीन डेंसिटी भी सेम रहेगी, डेंसिटी सेम ही रही यहाँ। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस बनेगा इसमें? जो है कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हुआ है? वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के आयन जो हैं वो क्रिस्टल को छोड़कर वहाँ से निकल चुके हैं ना, रिलीज हो गए हैं क्रिस्टल से। तो यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ क्या हुआ? कैटायन अपना स्पेस छोड़कर इंटरस्टिशियल में गया, तो कैटायन वाला जो ओरिजिनल स्पेस था, ओरिजिनल साइट थी जो कैटायन वाली, वहाँ तो वैकेंसी बन गई। और नए जो उसका नया जो प्लेस है, नई जो साइट है उसकी, वहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया। तो इसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, वैकेंसी भी और इंटरस्टिशियल भी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये क्रिस्टल है सपोज अपना, है ना, यहाँ मान लो कैटायन पड़ा है, तो कैटायन जो है वो ये अपना जो जगह छोड़कर यहाँ पहुँच गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, यहाँ पहुँच गया। तो इसका जो ओरिजिनल प्लेस था वहाँ तो वैकेंसी हो गई, वो जगह तो खाली हो गई। और जो नया प्लेस है, नई साइट है, वहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया। तो दोनों टाइप के डिफेक्ट यहाँ क्रिएट होते हैं फ्रैंकल के अंदर। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम 2015 पर अगर चले तो एक्सियल एंगल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के एक्सियल एंगल लिखने हैं। तो क्या थे एक्सियल एंगल की वैल्यू? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू, हेक्सागोनल लिखा था गामा इक्वल टू 120। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग बोरोन इन सिलिकॉन? बोरोन इन सिलिकॉन। अब बोरोन को जब सिलिकॉन में ऐड करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? बोरोन को जब ऐड करते हैं तो P type, P type semiconductor is formed. Why? Because silicon has 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है
और बोरोन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? 3. 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कम है सिलिकॉन के कंपैरेटिवली, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी वहाँ पॉजिटिव होल आ जाता है, पॉजिटिव होल, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सिलिकॉन में जब बोरोन ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज बोरोन हैज़ less valency electron as compared to silicon. Boron contains 3 valency electron while silicon contains 4 valency electron. 3 valency electron of boron are used in bond formation, and जो एक प्लेस होगा उसका वहाँ जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहाँ पॉजिटिव होल जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। और इसका डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, हो जाएगा डायग्राम? Yes, sir. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड इज द हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर? हाइड्रोजन का फार्मूला H2 है, तो हाइड्रोजन कौन सा सॉलिड है? पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है, मेटालिक है, नेटवर्क है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कौन सा हाइड्रोजन? H2 Non-polar नॉन molecular. पोलर, क्योंकि होमोडाइएटोमिक है ये ना, देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट, हाउ मच एक्चुअल पार्ट ऑफ ए पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर? पार्टिकल जो है कॉर्नर पर प्रेजेंट है, हैज इन ए यूनिट सेल, तो वो पार्टिकल यूनिट सेल में अपना कितना पार्ट कंटेन करता है जो कॉर्नर पर होता है? 1/8. 1/8, 1/8। वाई? बिकॉज जो कॉर्नर पर पार्टिकल है वो कितनी यूनिट सेल में शेयर करता है? 8. 8 यूनिट सेल में, बिकॉज पार्टिकल present at corner is share between 8 यूनिट सेल। 8 यूनिट सेल में शेयर होता है वो, तो ईच यूनिट सेल गेट इट्स 1/8 पार्ट, हर यूनिट सेल को इसका 1/8 पार्ट ही मिलता है। नेक्स्ट, विच आयन इज डिस्प्लेस इन AgBr क्रिस्टल ड्यूरिंग फ्रैंकल डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट में कौन सा आयन शिफ्ट होता है बताओ? इंटरस्टिशियल स्पेस में कटायन और एनायन? कटायन है ना, कटायन, Cation. कटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है। और AgBr में कटायन कौन सा है? Ag प्लस, तो आपका आंसर आएगा Ag प्लस आयन। Ag प्लस आयन के डिस्प्लेस होने के कारण फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने आपके। नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल की वैल्यू देनी है। एक्सियल डिस्टेंस जो थी A = B = C, इक्वल थी या नॉट इक्वल थी ट्राइक्लिनिक में? Not equal. नॉट इक्वल। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और एक्सियल एंगल अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक का। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। नेक्स्ट, write down any one difference in isotropic and anisotropic nature of solid। आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक नेचर में सॉलिड की कोई भी एक डिफरेंस देना है, तो कोई भी एक डिफरेंस दे सकते हो आप लोग। आइसोट्रोपिक नेचर, इफ ए सॉलिड हैज आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक है तो कैसा होगा वो? एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। कैसा होगा आइसोट्रोपिक? Amorphous. Amorphous. If a nature of solid is isotropic, then that is amorphous solid. And while दूसरी साइड में क्या आएगा? If nature of solid is anisotropic, then it is crystalline solid. तो एक डिफरेंस ये आ गया। अरेंजमेंट का दे सकते हैं आप कि इसकी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, इसकी डेफिनेट अरेंजमेंट है। थर्ड डिफरेंस, इसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट इनडेफिनेट है, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। और एनाइसोट्रोपिक जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। तो ये आपके पास डिफरेंसेस आ जाएंगे।
नेक्स्ट, कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, दो सॉलिड दिए हुए आपको, एक सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर, सॉलिड ए की दी हुई है 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ और सॉलिड बी की दी हुई है 10⁻⁻² टू 10⁻⁻10। देन आइडेंटिफाई सॉलिड ए एंड बी, सॉलिड ए कौन सा है 10⁻⁴ टू 10⁻⁷, कंडक्टिविटी वैल्यू है कौन सा है, ये कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर, कंडक्टर। और बी की जो वैल्यू है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10, देन बी इज इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो ये आपके पास 2017 के क्वेश्चन आ गए। ऊपर आप देखेंगे तो 2016 हो गया है, 2015 हो गया है, 2014 हो गया है, 2013 के क्वेश्चन आ गए हैं, 2012 के क्वेश्चन भी आ गए हैं। अब आपने चलते हैं 2018 पर। 2018 पर इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट, पहले तो अपने देखे 2018, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग आर्सेनिक इन जर्मेनियम। आर्सेनिक को जब जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, एन टाइप, एन टाइप, क्योंकि आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, 15th ग्रुप का। 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। और जर्मेनियम 14th ग्रुप का है, 14th ग्रुप का। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन 14th ग्रुप से है, आर्सेनिक जो है वो 15th ग्रुप से है। 15th ग्रुप वाले के पास कॉमन सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही होगा उससे। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। बाकी आपको ओनली टाइप बताना है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका आंसर रहेगा। अगर एक्सप्लेन करवाता वो वाई पूछ लेता अपने से कि क्या रीज़न है इसका, तो हम सारा एक्सप्लेन करते। अभी अपने को ओनली टाइप बताना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वर्क्स एज कंडक्टर। कॉपर जो है कंडक्टर की तरह वर्क करता है सॉलिड में भी और फ्यूज्ड स्टेट में भी। सॉलिड स्टेट में भी और फ्यूज स्टेट में भी, दोनों स्टेट में कॉपर जो है कंडक्टर है। बिकॉज आगे पूरा क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। कॉपर वर्क्स एज कंडक्टर इन बोथ सॉलिड एंड फ्यूज स्टेट्स वाइल कॉपर क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही कंडक्टर का वर्क करता है। कॉपर प्रॉपर कॉपर, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो चाहे वो फ्यूज स्टेट हो, वो कंडक्टर होगा। लेकिन कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर है। वाई? कॉपर जो है, कॉपर कौन सा सॉलिड है बताओ, कॉपर मेटेलिक, मेटालिक। कॉपर जो है मेटालिक सॉलिड है ना, मेटालिक सॉलिड है। और मेटालिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते, पहले ये बताओ। यस सर, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटालिक सॉलिड में। अपने क्लियर किया था पूरा कि इसमें जो मेटल आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन के पूरे सी में डूबे हुए हैं, उसके अंदर पूरे सी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं मेटल आयन। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन के पूरे सी के अंदर है वो मेटल आयन। तो मेटालिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर सॉलिड स्टेट में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तब भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो ये कंडक्टर ही होगा, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे फ्यूज स्टेट हो। बिकॉज कॉपर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स सॉलिड एंड फ्यूज्ड स्टेट, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है। और कॉपर क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है। कॉपर क्लोराइड जो है ये आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। और आयनिक सॉलिड में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है बताओ, आयनिक सॉलिड में? कॉपर क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगता है आयंस के बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्ब फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है यहाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है ये। तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये आयन एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। तो बताओ क्या ये फ्रीली मूव कर पाएंगे क्या आयन? जब नो स्ट्रांगली सर, फ्रीली मूव नहीं करेंगे ये। लेकिन जब अपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये वीक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे आयन जो होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर चले जाते हैं। तो अब बताओ फ्रीली मूव करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ? करेंगे फ्रीली मूव?
तो जब सॉलिड स्टेट में था तब तो ये कंडीशन थी इसकी कि आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट थे, अटैच थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, और जब सॉल्यूशन बनाया तो ये कंडीशन हो गई। तो आयन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, इनमें फ्री मोशन आ जाती है, फ्रीली मोशन आ जाती है। तो फ्री मोशन होते ही आयंस के अंदर क्या होगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये कंडक्टर बन जाएगा सॉल्यूशन स्टेट के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर आंसर? यस सर। नेक्स्ट कहता है ड्रा ए स्केयर टू डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग। क्वेश्चन ये आना था, ड्रा ए डायग्राम ऑफ टू डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं? स्केयर क्लोज पैकिंग में क्या था, सबसे पहले तो हमें यूनिडायमेंशनल पैकिंग करनी है, वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल पैकिंग में क्या होता है, इस तरह से पैकिंग करते हैं हम लोग। फिर स्केयर क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं, पार्टिकल के जस्ट बिलो पार्टिकल रख देते हैं, पार्टिकल के जस्ट बिलो, ये सेकंड लेयर लगा दी। अब सेकंड लेयर के जस्ट बिलो थर्ड लेयर के पार्टिकल अरेंज कर दिए, तो ये बन गई टू डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग। फर्स्ट लेयर को ए बोला है तो सेकंड लेयर को क्या बोलेंगे, ए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। थर्ड लेयर भी ए, बिल्कुल सिमिलर है। और इसमें वन पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, कितने पार्टिकल को टच कर रहा है वन पार्टिकल, 4। फोर को। तो उन फोर पार्टिकल का सेंटर लगाकर और फिर स्केयर बना देना इस तरह से। तो ये पूरा इस तरह से ड्रॉ करके आना है, ये स्केयर क्लोज पैकिंग हो गई। ये शो कर रहा है टू डायमेंशनल स्केयर क्लोज पैकिंग। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड। कौन कौन से नेटवर्क सॉलिड है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड क्वार्ट्ज, सिलिका, ये नेटवर्क सॉलिड है। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल। हो जाएगा शॉटकी और फ्रैंकल में, ऊपर अपने 4 डिफरेंस क्लियर कर लिए हैं। यस सर। कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 52.4%। ए एंड आर में क्या रिलेशन था इसके, ए इक्वल टू 2R, ए इक्वल टू 2R। नेक्स्ट 2020 से राइट द वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कितनी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी, वैल्यू राइट करनी है 68%, 68%। नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं, क्रिस्टलाइन की डेफिनेट जियोमेट्री है और एमोर्फस जो है उसकी कोई डेफिनेट जियोमेट्री नहीं है, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स की। ये एन आइसोट्रोपिक है, एमोर्फस आइसोट्रोपिक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है डेफिनेट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है। और भी हम क्लियर कर सकते हैं कि इनमें जो स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी क्रिस्टलाइन में, जब इसको हीट करते हैं तो सेमी सॉलिड बनता है क्या क्रिस्टलाइन, सेमी सॉलिड नो सर। नहीं बनता, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बनता है ना। और इसमें एमोर्फस में पहले सेमी सॉलिड बनता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड और फिर लिक्विड बनता है। नेक्स्ट, ड्रा ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। पहले तो इसका एग्जांपल बताओ इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एग्जांपल बताओ। SrCl2 plus NaCl। SrCl2 इन NaCl क्रिस्टल। SrCl2 को अगर अपने NaCl क्रिस्टल में ऐड कर दें तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो पहले आप लोग NaCl का क्रिस्टल ड्रॉ करेंगे, तो Na पॉजिटिव से अटैच होगा Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये बन गया हमारे पास NaCl क्रिस्टल। अब हमने क्या करना है, इसमें SrCl2 ऐड करना है। SrCl2 ऐड करना है। SrCl2 में आयन बताओ कौन कौन से आयन है SrCl2 में, कौन कौन से आयन अवेलेबल है SrCl2 में? Sr+2 Cl-। Sr+2 एंड Cl माइनस। अब Cl माइनस वाले प्लेस पर तो Cl माइनस ही जाएगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पर? Cl माइनस में Cl माइनस चला गया तो कोई हाँ फर्क सर। नहीं पड़ना ना, लेकिन Na प्लस की जगह Sr+2 जाएगा। तो जब Na प्लस का जो साइट है उसकी जगह जब Sr+2 एंटर होगा तो इस पर पॉजिटिव का 2 है, पॉजिटिव का 2 है ना, प्लस का 2 है, और Na पर प्लस का 1 है, Na पर प्लस का 1 है। अब +2 ने एंटर होना है तो +2 ही रिमूव करना पड़ेगा अपने को, तभी क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा, तभी क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। तो 1Sr+2 को एंटर करवाने के लिए कितने Na+ को रिमूव करना पड़ेगा? 2। 2। बिकॉज +2 को अगर अपने एंटर करवाना है तो +2 को ही रिमूव करेंगे, तो हमें 2Na+ रिमूव करेंगे। कोई से भी 2Na+ आप लोग रिमूव कर दे, कोई से भी 2Na+ जो है वो हमने रिमूव कर देने हैं। तो जैसे ये 2Na+ मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है, 2Na+ मैंने रिमूव कर दिए, उसमें से एक साइड पर तो Sr+2 एंटर हो जाएगा और एक वैकेंसी रहेगी। इस प्लेस पर पहले क्या था, इस साइड पर पहले क्या था, कटायन था या एनायन था? कटायन। कटायन, Na पॉजिटिव था ना, कटायन था, तो इसको बोलते हैं कटायनिक वैकेंसी, कटायनिक वैकेंसी। और ये हो गया इम्प्योरिटी कटायन, जो इम्प्योरिटी से आया है, SrCl2 की इम्प्योरिटी है, तो ये इम्प्योरिटी कटायन हो गया। तो ये डायग्राम बन जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। क्लियर है? यस सर।